नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। एनसीपी के दोनों धड़ों के लिए आज एक अहम दिन है। दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने आज अंतिम सुनवाई होने जा रही है इस बात को लेकर कि आखिर में असली एनसीपी कौन है। जी हां, इसी साल जून में जब एनसीपी में बगावत हुई और चाचा शरद पवार से बगावत करके अजीत पवार ने अपना अलग धड़ा बना लिया और राज्य की शिवसेना बीजेपी सरकार के साथ जुड़ गए, तो ऐसे में दोनों ही गुटों ने चुनाव आयोग के सामने जाकर ये दावा किया कि असली एनसीपी हम ही हैं और ना केवल हमें एनसीपी का आधिकारिक नाम मिलना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ जो एनसीपी का आधिकारिक चुनाव चिन्ह है, घड़ी, वो भी उन्हीं को मिलनी चाहिए। तो इन दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई बीते 6 अक्टूबर से चुनाव आयोग ने शुरू कर दी थी और अब तक 2-3 बार सुनवाई हो चुकी थी। लेकिन पिछली जो सुनवाई हुई उसमें ये मुकर्रर हुआ कि आज की जो सुनवाई होगी 20 नवंबर की, ये आखिरी सुनवाई होगी और इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 दिनों के भीतर चुनाव आयोग अपना फैसला सुना देगा कि आखिर असली एनसीपी कौन सी है, शरद पवार वाली या फिर अजीत पवार वाली। जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें काफी एक दिलचस्प डेवलपमेंट हुआ था और डेवलपमेंट ये था कि शरद पवार की एनसीपी ने यह आरोप लगाया अजीत पवार गुट के ऊपर कि अजीत पवार का गुट अपने आप को असली एनसीपी साबित करने के लिए धोखाधड़ी कर रहा है, गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहा है और इसके लिए शरद पवार गुट की ओर से यह दलील दी गई कि अजीत पवार गुट की तरफ से चुनाव आयोग के सामने फर्जी हलफनामे, फर्जी एफिडेविट दाखिल किए गए। जी हाँ, कि ज्यादा से ज्यादा पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ है, ये साबित करने के लिए दोनों ही गुटों ने अपनी अपनी ओर से हलफनामे पेश किए थे चुनाव आयोग के सामने और ऐसे में करीब 2.5 लाख एफिडेविट अजीत पवार गुट की ओर से सौंपे गए। अब शरद पवार गुट का यह कहना है कि इन 2.5 लाख एफिडेविट्स में से करीब 20,000 सैंपल्स इन्होंने देखे और उन 20,000 सैंपल्स में से 8,900 सैंपल ऐसे हैं, 8,900 हलफनामे ऐसे हैं जिनमें की किसी ना किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई है। तो किस तरह की गड़बड़ी पाई गई है? एक गड़बड़ी यह है कि कई ऐसे लोगों के हलफनामे दायर किए गए हैं जो कि मृत हो चुके हैं, मुर्दा लोगों के हलफनामे हैं। फिर दूसरा है कि कुछ ऐसे लोगों के भी हलफनामे हैं जो कि अभी माइनर हैं, अवयस्क हैं, तो उनको भी संगठन का सदस्य बताकर जो है हलफनामा दायर करवा लिया गया है। तीसरा आरोप यह है कि कई ऐसे पदाधिकारियों के हलफनामे लिए गए हैं जो पद पार्टी में कभी थे ही नहीं, तो ये रहा है। फिर इसके बाद में कुछ ऐसे हलफनामे हैं जिनमें कि हाउसवाइफ का सिग्नेचर है, किसी में जोमेटो के सेल्स मैनेजर का सिग्नेचर है। तो ये तमाम कारण बताए हैं शरद पवार गुट की ओर से। उनके जो वकील हैं अभिषेक सिंह भी, उन्होंने चुनाव आयोग के सामने रखे और कहा कि इनके खिलाफ फ्रॉड और फॉर्जरी का मामला दर्ज कराया जाना चाहिए क्योंकि ये गलत तरीके का इस्तेमाल करके पार्टी पर अपना हक जताना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अजीत पवार पक्ष की ये सफाई है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, ये मामले को लंबा खींचने की कोशिश है और शरद पवार का गुट तकनीकी कारण बताते हुए इस तरह से सुनवाई में देरी कर रहा है, मामले को लंबा घसीट रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आज के दिन ये कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से शरद पवार गुट को कि अगर आपको लगता है कि इसमें गड़बड़ी है तो उसके तमाम सबूत पेश कीजिए चुनाव आयोग के सामने आज जो सुनवाई होगी। अब आज की सुनवाई बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है, उसमें देखना यह है कि किस तरह के सबूत शरद पवार गुट की ओर से रखे जाते हैं आयोग के सामने और क्या आयोग उन सबूतों को मानता है। और जैसा कि सूत्र बताते हैं कि चुनाव आयोग के सामने कुछ और भी बातें पवार गुट की ओर से, शरद पवार गुट की ओर से रखी जाएंगी जिससे कि उन्हें लगता है कि उनका पक्ष मजबूत होने वाला है। तो आज ये सुनवाई पूरी हो जाएगी और उम्मीद यही की जा रही है कि अब अगली कोई तारीख नहीं पड़ेगी और अगली जो सुनवाई होगी, अगली जो बैठक होगी चुनाव आयोग की, तो उसमें सीधे सीधे ये फैसला सुना दिया जाएगा कि आखिर असली एनसीपी कौन सी है। इसी तरह का मामला पिछले साल भी चुनाव आयोग के सामने आया था जब जून महीने में ही शिवसेना में बगावत हो गई थी और उसके बाद एक शिंदे गुट और दूसरा उद्धव ठाकरे का गुट,
ये दोनों ही गुटों ने चुनाव आयोग की तरफ दौड़ लगाई थी और दावा किया था कि असली शिवसेना हमारी ही है। इसके बाद कई महीनों तक सुनवाई हुई, दोनों ही पक्षों के बीच जिरह हुई और फिर चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया कि जो बागी गुट है, एकनाथ शिंदे का गुट, वही असली शिवसेना है और जो गुट उद्धव ठाकरे के साथ है वो असली शिवसेना नहीं है। ना तो वो शिवसेना के आधिकारिक नाम का इस्तेमाल वो गुट कर सकता है और ना ही शिवसेना का चुनावी चिन्ह धनुष बाण का इस्तेमाल कर सकता है। और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को मिल गया, पार्टी का आधिकारिक नाम मिल गया। लेकिन इस फैसले को, चुनाव आयोग के इस फैसले को उद्धव ठाकरे गुट ने अदालत में चुनौती दी है और मामला वहां पर फिलहाल लंबित है। लेकिन उस फैसले ने शरद पवार गुट की चिंता बढ़ा दी है कि अगर उसी पैटर्न पर चुनाव आयोग जिस तरह की दलीलें उसके सामने शिवसेना के मामले में रखी गई और चुनाव आयोग ने जिस तरह से एकनाथ शिंदे जो बागी गुट की दलीलें हैं उनको मानकर अपना फैसला सुनाया, तो फिर जो शरद पवार जो कि संस्थापक रहे हैं पार्टी के, वे ही पार्टी से बाहर हो जाएंगे और पार्टी उनके भतीजे अजीत पवार की मानी जाएगी। शिवसेना के मामले में भी तो यही हुआ था। जिन बाला साहब ठाकरे ने 60 के दशक में शिवसेना की स्थापना की, वही बाला साहब ठाकरे का परिवार शिवसेना से बाहर हो गया और असली शिवसेना आ गई एकनाथ शिंदे के हाथ में। तो यहां पर ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर एनसीपी के मामले में भी क्या चुनाव आयोग वैसा ही फैसला सुनाता है। वैसे चुनाव आयोग से भले ही पिछले साल एकनाथ शिंदे को राहत मिल गई हो, लेकिन उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है अयोग्यता की, विधानसभा से अयोग्यता की। उद्धव ठाकरे गुट ने जब उन्होंने बगावत की थी शिंदे ने, तो उसके बाद विधानसभा स्पीकर के सामने अर्जी दायर की कि दल बदल कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। उस मामले में तारीख पर तारीख पड़ रही थी और कोई फैसला नहीं आ रहा था। तो उसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने तारीख मुकर्रर की है कि 31 दिसंबर तक महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर अपना फैसला सुना दें कि एकनाथ शिंदे विधायक रहेंगे या फिर अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। और अगर वो अयोग्य घोषित करते हैं तो महाराष्ट्र में बड़ी सियासी उठापटक की आशंका जताई जा रही है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भले ही वो विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिए जाएं, लेकिन विधान परिषद का रास्ता है, क्योंकि दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना मुख्यमंत्री का जरूरी रहता है। बहरहाल वो एकनाथ शिंदे का मामला तो अगले महीने आएगा, लेकिन एनसीपी वाला केस जो है, हो सकता है कि अगले 2-4 दिनों में ही इस पर फैसला आ जाए। तो जो भी फैसला आएगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।